मैं एक एचआर प्रोफेशनल हूँ और इट्स बिन 4 इयर्स इनटू दिस एचआर प्रोफेशन। आज की वीडियो एक एचआर रिलेटेड टॉपिक पे है जो कि एक बेसिकली गाइडेंस है कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एट अ टाइम 1 से 2 या 3 ऑफर्स होती हैं और हम कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम किस ऑफ़र को चूज़ करें। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगी कि आपको किस जॉब ऑफर के साथ जाना चाहिए। टिप नंबर 1, बिजनेस पोर्टफोलियो। सबसे पहले आप ये देखें कि जिस कंपनी को आप चूज़ करना चाह रहे हैं उसका बिजनेस पोर्टफोलियो कैसा है, उसके नंबर ऑफ बिजनेसेस कैसे हैं और उनके नंबर ऑफ बिजनेसेस से रेवेन्यूज कितना जनरेट हो रहा है। ज़ाहिर सी बात है, हम एक एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं लगा सकते, लेकिन आपको वेबसाइट से या कुछ ऐसी जगहों से आइडिया हो जाता है कि इनके रेवेन्यूज़ किस तरह के होंगे। क्योंकि अगर आप सपोज टू से कोई सैलरी डिमांड करें तो आपके लिए ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि वो आपको फ्यूचर में रिटेन कर सकेंगे कि नहीं। दूसरी चीज़, उनके एम्प्लॉयज़ का हेड काउंट कितना है और आप ये भी देख सकते हैं कि वो कंपनी कितने सालों से ऑपरेट कर रही है, उस कंपनी में स्टेबिलिटी है कि नहीं। टिप नंबर 2, कम्यूट। लड़कों के मामले में भी ये चीज़ मैटर करती है, लेकिन स्पेशली लड़कियों के लिए चीज़ बहुत मैटर करती है कि वो अपना कम्यूट कैसे मैनेज करेंगी, आना जाना। जो आपके घर से लेके आपके ऑफिस तक का डिस्टेंस है उसका क्या आप उसको किस तरीके से मैनेज करेंगी। कुछ लड़कियां खुद ड्राइव करती हैं, कुछ लड़कियों को कोई उनके घर वाले पिक एंड ड्रॉप दे देते हैं, वो भी अगर उनके रूट में आता हो तो डिस्टेंस को भी अपने जहन में रखें वाइल चूजिंग योर जॉब। टिप नंबर 3, लर्निंग एनवायरनमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइफ इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग और जब भी आप कोई एक नई जॉब स्विच करते हैं तो आपको नई जॉब में न्यू चैलेंजेस मिलते हैं और आपको न्यू लर्निंग पॉइंट्स मिलते हैं। तो जब आप चूज़ करें जॉब को तो ये ज़रूर देखें कि आपको क्या नई चीज़ हेल्प कर रही है जो कि आगे आपको फर्दर ग्रो करने में हेल्प करेगी। टिप नंबर 4, पर्सनल ग्रूमिंग। पर्सनल ग्रोथ भी होनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि सिर्फ आपका एक प्रोफेशनल लाइफ नहीं होती, साथ एक पर्सनल लाइफ भी होती है। जब आप डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में उठते बैठते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में भी बहुत ज़्यादा चेंज आता है। उसमें आप अपीयरेंस भी कह सकते हैं। आपको कोई बहुत सारे ऐसे एनवायरनमेंट होते हैं जिसमें आपको ड्रेसअप करना आता है, बहुत सारे एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं और कुछ ऐसे एनवायरनमेंट भी होते हैं जहाँ पे आपको एक फैमिली टाइप एनवायरनमेंट मिल जाता है, येट आप कंफर्टेबल होके कुछ नई चीज़ें लर्न करते हैं। तो जब आप जॉब को चूज़ करें तो दोनों चीज़ें देखें, प्रोफेशनल लर्निंग एंड पर्सनल लर्निंग। प्रोफेशनल ग्रूमिंग एंड पर्सनल ग्रूमिंग दोनों को आपको मद्देनजर रखना चाहिए। टिप नंबर 5, करियर पाथ। जब आप किसी जॉब को चूज़ करते हैं तो आप उनसे ज़रूर पूछें कि जिस डिपार्टमेंट में आप हायर हो रहे हैं उसकी हायरार्की क्या है, सो दैट आप अगर अपना फ्यूचर देखें तो आपके पास वहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ हों। जैसे कि अगर आप ऑफिसर लेवल पे हायर हो रहे हैं तो आफ्टर सम ईयर्स आप एग्जेक्टिव हो सकते हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इस तरीके से। तो करियर पाथ को ज़रूर देखें कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिल रही हैं। टिप नंबर 6, योर सुपरवाइज़र। अब ज़ाहिर बात है, हम में से जो 90% लोग हैं, अब अप्रॉक्सीमेटली 90% लोग अब अपनी जॉब इसलिए स्विच करते हैं कि जो उनके इमीडिएट सुपरवाइजर्स होते हैं, जो उनके बॉस होते हैं, वो उनको सही नहीं मिलते या आप कह सकते हैं कि वो उनकी वजह से स्विच करते हैं। तो जब आप स्विचिंग के लिए देखें तो अपने प्रीवियस सुपरवाइज़र और जो आपके करंट सुपरवाइज़र जो आप जब जॉब चूज़ करेंगे, ज़ाहिर बात है उन्होंने आपका इंटरव्यू तो किया होता है, तो उनमें कुछ कंपैरिजन्स आप ज़रूर करें कि प्रीवियस जॉब में जो मेरे सुपरवाइज़र थे उनकी ये जो आदत थी जिसको मैं टॉलरेट नहीं कर सकता या कर सकती, तो ये अगले में नहीं होनी चाहिए। अब आप अगले सुपरवाइज़र को जब आप एक असेसमेंट करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो असेसमेंट उसी बेस पे होगी जिस बेस पे उन्होंने आपके इंटरव्यूज़ लिए और वगैरह, लेकिन कुछ ना कुछ आप भी ज़ाहिर बात, जब आप जब एक कंपनी आपको इंटरव्यू कर रही होती है तो आप भी उनको कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनका इंटरव्यू कर रहे होते हैं। तो क्या वो सारे चेकलिस्ट पूरी हो रही है जो आप अपने नेक्स्ट सुपरवाइज़र में नहीं चाहते। आपको एक एरर फ्री सुपरवाइज़र मिलना तो इट्स लाइक नेक्स्ट टू पॉसिबल, कोई भी इंसान परफेक्शनिस्ट नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आप समझते हैं कि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरे नेक्स्ट सुपरवाइज़र में, मेरी नेक्स्ट जॉब में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो क्या वो आपके सुपरवाइज़र में है या नहीं है, इस चीज़ को भी ज़रूर आप कंसिडर करें। टिप नंबर 7,
कभी कभार होता है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम बहुत सारे लोगों को एट अ टाइम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि हम अपने सुपरवाइजर को तो रिपोर्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हम सीईओ को भी रिपोर्ट कर रहे हैं, साथ साथ हम मैनेजिंग डायरेक्टर को भी रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक इतनी बड़ी फस बन जाती है कि हमारी अपनी मत मारी जाती है। तो बेहतर है कि आप ये चीज़ ज़रूर देखेंगे रिपोर्टिंग लाइंस कितनी स्ट्रक्चर्ड है, आप किन को रिपोर्ट कर रहे हैं और आप कितने लोगों से इंस्ट्रक्शंस लेंगे या आप अपना काम किन को डिलीवर करेंगे। तो रिपोर्टिंग लाइन को भी आपने ज़रूर देखना है कि ये स्ट्रक्चर्ड है या फिर ये फ्री हैंड है कि हर किसी से आपको काम आ रहा है, जो कि प्रोफेशनली एक्सेप्टेबल नहीं है। टिप नंबर 8, वैल्यूज़ एंड कल्चर। वैल्यूज़ एंड कल्चर देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट होता है। अगर देखा जाए तो हमारा अपना भी वैल्यू एंड कल्चर जो हमारा अपने घर का होता है या अपनी एक पर्सनालिटी की एक वैल्यूज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो उनका कंपैरिजन भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सपोज टू से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का कल्चर होता है कि स्पून फीडिंग की जाती है, और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का कल्चर होता है कि वो आपको फ्री हैंड दे देते हैं कि आप इसको जिस तरह मर्जी परफॉर्म करें। तो कुछ पर्सनालिटीज जो स्ट्रक्चर्ड होती हैं उनको स्पून फीडिंग सूट करती है कि उनको प्रॉपर तरीका बताया जाए, वो करके काम तो डिलीवर कर दें। कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जो कि फ्री हैंड होती हैं और अपने तरीके से काम को परफॉर्म करती हैं, जैसे अपनी क्रिएटिविटी से एंड दिस एंड दैट ना, तो उनको स्पून फीडिंग सूट नहीं करती। तो आपने अपने वैल्यूज़, ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है कि अपने वैल्यूज़ और कल्चर को भी कंपेयर करें कि आप उसमें सेट हो सकते हैं, आप उनके वैल्यूज़ एंड कल्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि नहीं। टिप नंबर 9, आप अपने लॉन्ग टर्म, आप जब कोई कंपनी चूज़ करते हैं तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ लेके चलें। ज़ाहिर बात है जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आप इस माइंडसेट से तो करते नहीं है कि हम 4-6 महीने बाद या मैक्सिमम 1 साल बाद स्विच कर लेंगे। ये हमारी अपनी सीवी के लिए बहुत हार्मफुल होती है, बिकॉज रिक्रूटर्स देखते हैं कि आपकी स्विचिंग कितनी फ्रीक्वेंट है, आप जंपर हैं, आप हॉपर हैं। तो ये चीज़ें भी आपको मद्देनज़र रखनी होती हैं। तो आप जब जॉब ऑप्ट करते हैं तो आप ये ज़रूर देखें कि आप इसको लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं कि नहीं। मीन्स कि आप अगर 5 साल नहीं तो अगले 3 साल कम अज़ कम आप इस कंपनी में अपने आप को कहाँ देखते हैं, इस कंपनी में अगले 3 साल आपको ग्रोथ मिलती है कि नहीं, आपको आपकी लर्निंग, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स, जो गोल्स आपके माइंड में वो पूरे होते हैं कि नहीं। टिप नंबर 10, एंड पे। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं एंड पे सैलरी एंड इन सब पॉइंट्स के बाद सैलरी एंड बेनिफिट्स को देखती हूँ। कुछ लोग मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं क्योंकि जाहिर बात है हर किसी की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं। तो एंड पे मैं देखूंगी कि जो हमारी सैलरी और बेनिफिट्स हैं वो हमारी जो हमने पर्सनल एक गोल सेट किया हुआ है उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर हम सैलरी एंड बेनिफिट्स की बात करें तो जो हमारे जैसे अनमैरिड लोग होते हैं, अनमैरिड लड़के हैं लड़कियां, वो सैलरी की वजह से काफ़ी फ्रीक्वेंट स्विचिंग कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे मैरिड मेल्स होते हैं जिन पे फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो सिर्फ सैलरी की वजह से स्विच नहीं करते। वो बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, वो जॉब सिक्योरिटी देखते हैं, वो अदर बेनिफिट्स देखते हैं, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके चलते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करना होता है। तो इन द एंड फिर मैं कहूँगी कि आप वेट अपनी सैलरी और अपने बेनिफिट्स को देखें जो कि आपको आपकी पर्सनल डिज़ायर को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ ऐसे पॉइंट जो कि मैंने मिस कर दिए हैं लेकिन आपके जहन में हैं, तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आपको मेरी गाइडेंस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती रहें तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल द अप ब्लॉक।